दिया सिलाई रोशन करके मैं एहतियात से अलमारी से उतरा और फिर सीधा बिजली के बटनों की तरफ बढ़ा। बारी बारी बटन दबाए, दूसरे ही बटन पर कुमकुमा रोशन हो गया। मैं बगौर तमाम अलमारियों का जायजा लेने लगा। फिर मेरी नजर कोने वाली अलमारी पर जम गई। वो साख्त में बाकी अलमारियों से अलग थी, यानी वो वाहिद ऐसी अलमारी थी जिसके दरवाजे में शीशे लगे हुए नहीं थे और जिसके कुंडे में नफीस सा कुफल लगा हुआ था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और बिला तकल्लुफ छुरी कुफल में फंसाकर जोर का झटका दिया। उसके साथ खटके की बुलंद आवाज आई। मैंने देखा कि कुफल तो नहीं टूटा, अलबत्ता कुंडी का कब्जा उखड़कर झूल रहा है। मैंने जल्दी से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर नजर पड़ते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। असलम अली का अंदाजा 100% दुरुस्त निकला था। सामने ही एक बहुत खूबसूरत और नफीस राइफल अलमारी में तिरछी खड़ी थी। उस पर एक दूरबीन भी फिट थी जिस पर एक मखमली गिलाफ चढ़ा हुआ था। मैंने छुरी करीब रखी मेज पर डाली और बेताबी से हाथ बढ़ाकर राइफल उठा ली। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो मशहूर जमाना 70 मॉडल विंचेस्टर राइफल थी। उसकी चमकदार पॉलिश वाली नक्शी बॉडी से लग रहा था कि वो अमेरिकी राइफल ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल पहले तैयार की गई होगी। इस मेयारी दूरमार राइफल पर मौजूद दूरबीन भी शायाने शान थी। मैंने उसे हाथ में और फिर शाने से लगाकर दूरबीन से देखा तो दिल खुशी से बल्लियों उछलने लगा। इत्तेफाक से मैं भी उस राइफल से निशानेबाजी कर चुका था। मेरे मकसद के लिए उससे बेहतर राइफल कोई और नहीं हो सकती थी। मैंने राइफल मेज के साथ खड़ी करके गोलियों की तलाश में अलमारी का जायजा लिया। मुझे फौरन ही उस खाने के निचले हिस्से में सुर्ख लिखाई में हुरूफ विंचेस्टर सुपर एक्स ब्रांड की 20 गोलियों वाला गत्ते का डिब्बा नजर आया। मैंने हाथ बढ़ाकर जल्दी से उसे उठाया, मगर डिब्बा उठाते ही मेरा दिल मायूसी से भर गया। डिब्बे का बराए नाम वजन बता रहा था कि उसमें एक भी राउंड मौजूद नहीं। मैंने बेताबी से डिब्बे का ढक्कन खोल कर देखा तो मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। डिब्बा बिल्कुल खाली था। मैंने बेदिली से डिब्बा उसकी साबिका जगह फेंक दिया। मेरी खुशी और जोश आर्जी साबित हुए और सारी मेहनत भी अकारत गई। उस मनहूस नवीन जोशी ने शायद राउंड्स खत्म होने पर ही ये कीमती राइफल यहाँ सजा रखी थी, या फिर वो जरूरत पड़ने पर इजाफी राइफल के तौर पर उसे इस्तेमाल करता होगा। रतन ने असलम अली को बताया था कि नवीन जोशी ने हराम की दौलत से कई कीमती शिकारी राइफलें खरीद रखी हैं। मैंने मायूसी दूर करने के लिए अपने आप को तसल्ली दी। मेरी काविश मुकम्मल तौर पर रायगा नहीं गई। राइफल न सही, उसकी दूरबीन तो बहरहाल मेरे काम आएगी ना। उसके जरिए मैं मील भर बल्कि उससे भी ज्यादा फासले पर मौजूद दुश्मनों का बाआसानी जायजा ले सकता हूँ, जबकि उन्हें कानो कान खबर नहीं होगी कि वो मेरी नजरों के दायरे में है। मैंने राइफल एक बार फिर अपनी गिरफ्त में ली और उस पर नस्ब दूरबीन के पेच खोलकर उसे उतारने के लिए छुरी उठाई। तभी मेरी नजर राइफल के सेफ्टी लॉक पर पड़ी। मैं थोड़ा सा चौंका। राइफल के सेफ्टी लॉक का रुख बिल्कुल पीछे की तरफ था, जिसे सेफ्टी लॉक की तीसरी पोजीशन कहा जाता है। मुझे मालूम था कि सेफ्टी लॉक की इस पोजीशन में राइफल का बोल्ट, फायरिंग पिन और ट्रिगर तीनों लॉक हो जाते हैं, जबकि दूसरी पोजीशन में जब सेफ्टी लॉक राइफल से दाएं तरफ घूमा होता है, बोल्ट को तो हरकत देकर आगे पीछे किया जा सकता है, ताहम ट्रिगर और फायरिंग पिन लॉक होने की वजह से गोली चलाना मुमकिन नहीं होता। जबकि पहली पोजीशन में सेफ्टी लॉक का रुख सामने की तरफ होता है और गोली चलाने में कोई रुकावट हायल नहीं होती और ट्रिगर दबाते ही राइफल चल जाती है। ये तफसील बताने का मकसद ये है कि बहुत से लोग आदतन सेफ्टी लॉक तीसरी पोजीशन में रखते हैं, मगर ऐसा उमूमन उस वक्त किया जाता है जब राइफल लोड हो, खुसूसन जब एक राउंड राइफल की नाल में मौजूद हो। मुख्तसर ये कि राइफल का सेफ्टी लॉक तीसरी पोजीशन में देखते ही मेरे दिल में उम्मीद जाग उठी। शायद ये राइफल लोड हो, इसके शिकम में सुपर एक्स राउंड्स ठसाठस भरे हुए हों। मैंने धड़कते दिल के साथ सेफ्टी लॉक तीसरी पोजीशन से हटाकर दूसरी पोजीशन पर किया और बोल्ट को पकड़कर पीछे खींचा। राइफल के खला में नजर पड़ते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। चैम्बर में ऊपर तले जमे कम से कम 4 सुनहरी राउंड्स जगमगा रहे थे। मैंने जल्दी से बोल्ट आगे करके सबसे ऊपर वाला राउंड नाल में पहुंचाया और एक बार फिर बोल्ट पीछे खींचा। राइफल के एक्सट्रैक्टर ने राउंड्स का पिछला हिस्सा पकड़कर उसे बाहर निकाल फेंका। मैंने फर्श पर गिरा राउंड नजरअंदाज करके वही अमल दोहराया। एक और राउंड उछल कर बाहर गिरा, फिर तीसरा और उसके बाद चौथा। राइफल से हर राउंड के साथ मेरी मुसर्रत बढ़ती जा रही थी। मैंने किस्मत आजमाई के लिए एक बार फिर बोल्ट पीछे खींचा। उसके साथ ही राइफल ने एक और राउंड उगल दिया। मैं जानता था 70 मॉडल विंचेस्टर राइफल में ज्यादा से ज्यादा 5 राउंड ही समोने की गुंजाइश होती है। मैंने खुशी से लबरेज दिल के साथ खुदा का शुक्र अदा करते हुए 5 राउंड्स ढूंढ कर जमा किए और राइफल का एमुनिशन चैम्बर एक बार फिर लबालब भर दिया। उसके बाद मैंने राइफल की स्लिंग छोटी की और उसे शाने पर लटका लिया।
मगर फिर ख्याल आया कि इस हालत में अलमारी पर चढ़ना और फिर रोशनदान से छत पर पहुंचना आसान नहीं होगा। लिहाजा मैंने राइफल शाने से उतार कर पहले अलमारी पर रख दी और छुरी लिबास में उड़सने के बाद थोड़ी सी जोर आजमाई के बाद खुद भी अलमारी के ऊपर पहुंच गया। उसके बाद राइफल समेत छत पर पहुंचने में मुझे कोई दुश्वारी पेश न आई। मैंने कमरे की बत्ती बंद करने की जहमत नहीं की थी। खुली फजा में कुछ देर गहरे गहरे सांस भरने के बाद मैं उचक कर ऊपर वाली छत पर पहुंच गया। मैंने फौरन ही राइफल शाने से लगाई और उसका रुख अंदाजे से दफ्तर की अकबी समत में वाक़े प्लांट की चार दीवारी की तरफ करके दूरबीन से आंख लगा दी। पहले पहल तो मुझे गहरी तारीकी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। दूरबीन से नजरें हटाकर देखा तो अंदाजा हुआ कि सामने दरख्तों के झुंड हायल हैं। मैंने एक बार फिर दूरबीन से दाईं आंख जोड़ी और राइफल को धीरे धीरे दाएं रुख पर हरकत दी। तभी मुझे दूरबीन के दायरे में एक धुंधला सा चौकोर खाना नजर आया। मैंने दूरबीन में बदस्तूर झांकते हुए दूरबीन के अपनी तरफ के सिरे पर मौजूद मुतहर्रिक घेरे को पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ घुमाया। थोड़ी सी कोशिश से अक्से में अक्स वाजे हो गया। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। वो प्लांट की चार दीवारी पर मौजूद निगरान चौकी ही थी। मुझे उस वक्त वहां एक ही गार्ड दिखाई दिया। रोशनी कम होने की वजह से उसकी शक्ल वाजे नहीं थी। अलबत्ता ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उस वक्त उसका रुख प्लांट के अंदरूनी अहाते की तरफ है। बगौर देखने पर मुझे उसके दोनों हाथ खाली नजर आए। उसने अपनी राइफल गालिबन मचान में एक तरफ डाल रखी थी। मैंने उसे दोनों हाथों से अपना चेहरा मलते देखा। गालिबन उसे गहरी नींद आ रही थी। मैंने उसे करीब से देखने के लिए दूरबीन को जूम किया। अक्से में उसकी जिसामत बढ़ गई। अलबत्ता अक्स कदरे धुंधला पड़ गया। निशाने के गोल दायरे में एक दूसरे को काटती दोनों लकीरों का संगम ऐन उसके सीने पर मरकूज था। मुझे एतमाद था कि मैं उसे निशाना बनाऊं तो पहली ही गोली में मार गिराऊंगा। उसे उसके हाल पर छोड़कर मैं दूरबीन घुमाकर चार दीवारी के साथ साथ आगे बढ़ाने लगा। मेरे सामने लगभग मुकम्मल तारीकी थी, मगर मैं दूरबीन आगे बढ़ाता रहा। बिलाखिर मुझे अगली निगरान चौकी भी नजर आ गई। मुझे ये देखने में मुश्किल पेश नहीं आई कि वो मचान दो तरफ से आने वाली दीवारों के संगम यानी चार दीवारी के कोने पर वाक़े है। इसलिए कोई 2 फरलांग दूर होने के बावजूद उस चौकी का हजम काफी बड़ा नजर आ रहा था। ये अलग बात है कि मैं दूरबीन को मजीद जूम करने के बावजूद वहां किसी पहरेदार को देखने में नाकाम रहा। कम से कम वक्ती तौर पर मेरा मकसद पूरा हो चुका था। मैं उन निगरान चौकियों के महले वकू, उनकी साख्त और वहां तायुनात पहरेदारों की पोजीशन से वाकिफ हो चुका था और उन मालूमात को बवक्ते जरूरत अपने मकसद के हुसूल के लिए काम में ला सकता था। मुझे ये भी अंदाजा हो चुका था कि चार दीवारी पर मौजूद तमाम निगरान चौकियों का बाहमी फासला लगभग 1 फरलांग के करीब है, जबकि चार दीवारी के कोने में मौजूद चौकियों का हजम निस्बतन ज्यादा है। रात अभी गहरी नहीं हुई थी और मुझे हरकत में आने से पहले अभी कम से कम 2 घंटे मजीद इंतजार करना था। मगर ये राइफल और खुसूसन उस पर नस्ब दूरबीन हाथ लगने से मेरे जोशो खरोश में इतना इजाफा हो गया था कि अब मुझे इतनी देर बेकार बैठकर इंतजार करना कठिन लग रहा था। मैंने वक्त गुजारी के लिए दूरबीन की मदद से नजरों की हद में आने वाले एटमी प्लांट के ज्यादा से ज्यादा हिस्से का जायजा लेने का फैसला किया। थोड़ी सी कोशिश से मैं ऊपरी छत पर पहुंच गया। सामने नजर पड़ते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। एटमी प्लांट के मरकजी हिस्से का वसी इलाका मेरी नजरों के सामने था। मैं अगर छत पर एक हद से आगे बढ़ता तो इमारत के सामने से लगभग 100 गज के फासले पर गुजरती सड़क से कोई बगौर मेरा जायजा लेता तो शायद मेरा हयूला देखा जा सकता था। लिहाजा मैंने छत के वस्त में रुककर जायजा लेने का फैसला किया। सड़क के पार दाएं तरफ कोई 100 गज हटकर मौजूद प्लांट की मुख्तलिफ तरह की इमारतें ताकतवर कुमकुमों की रोशनी में बकाए नूर बनी हुई थी। इस अच्छे खासे फासले के बाद उस रोशनी की किरणों से सड़क पर भी अच्छा खासा उजाला था। रतन के कब्जे में मौजूद एटमी प्लांट के नक्शे के जायजे की बदौलत मुझे मालूम था कि सफेद रंग के बहुत बड़े बड़े ड्रमों की शक्ल की इन 2 इमारतों में एटमी रिएक्टर्स हैं। उन दोनों के साथ ही एक बुलंदोबाला मुस्ततील शक्ल की इमारतें भी उनकी मददगार मशीनों और शायद एटमी और कीमियाई मादों की जखीरागाह होंगी। सड़क की तरफ दोनों रिएक्टर्स और मुस्ततील इमारतों से पहले वस्त में वाक़े निस्बतन छोटी और कम बुलंद इमारतें शायद शनाख्त और सिक्योरिटी चेकिंग के मकासद के लिए तायुनात अमले के ज़ेरे इस्तेमाल होंगी। दिन में काम की शिफ्ट के दौरान में वहाँ अच्छी खासी चहल पहल रहती होगी, मगर उस वक्त मुझे वहाँ कोई ज़ीरूह दिखाई न दिया। मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक के लिए राइफल की दूरबीन आंख से लगाई और फोकस एडजस्ट करके पहले छोटी इमारत का जायजा लिया। उसके 2 बड़े और 2 छोटे दरवाजे थे। उस वक्त वो चारों दरवाजे बंद थे। बड़े दरवाजों से हटकर दोनों तरफ दीवार में शीशे की दीवारों वाले 2 काउंटर दिखाई दे रहे थे, जिनकी 4 छोटी छोटी खिड़कियां बाहर खुलती थीं।
शायद अंदर अमले के बैठने की कुर्सियां भी मौजूद हों, मगर उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। मैंने दूरबीन का रुख वहां से हटाकर रिएक्टर्स की इमारतों से आगे का जायजा लेने की कोशिश की। मुझे अंदाजा हुआ कि वहां रोशनियां न होने के बराबर हैं। सामने के रुख से ही जो बची कुची रोशनी वहां पहुंच रही थी, उसकी मदद से मुझे वहां एक बुलंदोबाला चिमनी और लगभग उतने ही ऊंचे 2 चौकोर शक्ल के सुतून नुमा मीनार नजर आए। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये मीनार अंदर से खोखले हैं। मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा था, मगर मैं अंदाजा लगा सकता था कि उन मीनारों और चिमनी के साथ भी कुछ इमारतें होंगी जिनका रुख शायद समंदर की तरफ होगा। मैंने दूरबीन का रुख बाएं तरफ फेरा तो उन तमाम इमारतों की दूसरी तरफ वाक़े पानी की एक फलक बोस टैंकी मेरी नजरों के सामने आ गई। कम से कम 1.5-2 फरलांग फासला होने के बावजूद वो टैंकी जितनी वाज़े नजर आ रही थी, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसका हजम और बुलंदी गैर मामूली है। इतना तो समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि जिस देव कामत 2 रंगे सुतून पर कंक्रीट की वो टैंकी मौजूद है, उसकी गोलाई कम से कम 10-12 फुट या शायद उससे भी ज्यादा रही होगी, जबकि उस जखीम टैंकी में भी एक साथ जाने कितने हजार गैलन पानी समा जाता होगा। मैंने उस टैंकी से मजीद बाएं तरफ दूरबीन का रुख किया तो मुझे उस तरफ लगभग मुकम्मल अंधेरा नजर आया। ये मंजर देखकर मेरा माथा ठनका। मेरे अंदाजे और रतन के नक्शे के मुताबिक एटमी प्लांट को पानी की मुसलसल फराहमी जारी रखने के लिए तामीर किया जाने वाला डैम उसी तरफ वाक़ था। अगर ये अंदाजा बल्कि इत्तला दुरुस्त है तो उस तरफ भी अच्छी खासी रोशनी होना चाहिए, मगर ये अंधेरा तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। मैंने अपना इस्तराब दबाने के लिए खुद को तसल्ली दी कि यहाँ से एटमी प्लांट का बाएं तरफ वाला हिस्सा वाज़े नजर नहीं आ रहा। हो सकता है उधर 4 दीवारी ज्यादा फासले पर हो और वहाँ वाक़े डैम पर आवेजा कुमकुमों की रोशनी यहाँ से दिखाई न दे रही हो, मगर मैं अपनी घड़ी हुई इस तौजीह से कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं हुआ। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो उस एटमी प्लांट को बिजली फराहम करने वाला बिजली घर भी उसी तरफ कहीं होना चाहिए। उसके भी कोई आसार दिखाई नहीं दिए। तभी सड़क पर दाएं तरफ से 2 हेडलाइटों की रोशनी बढ़ती नजर आई। मैं गैर इरादी तौर पर 3 कदम पीछे हट गया। शायद कोई गाड़ी उस तरफ आ रही थी। इतनी रात होने पर तो ये सिक्योरिटी वालों की जीप वगैरह ही हो सकती है। मैं धड़कते दिल के साथ इंतजार करने लगा। बिलाखिर दोनों रोशनियां बहुत करीब आ गईं। हैरतअंगेज बात मुझे ये नजर आई कि अब वो दोनों पहलू बपहलू दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि अब वो दोनों आगे पीछे चल रही थी। चंद ही सानियों में मुझे उसकी वजह भी समझ में आ गई। वो दरअसल किसी मोटर कार की हेडलाइट्स नहीं थी, बल्कि 2 मोटरसाइकिलें आगे बढ़ रही थी। दोनों मोटरसाइकिल सवार कमांडो यानी बड़े धब्बों वाली फौजी वर्दी में मलबूस थे और उन्होंने इस खतरे से आरी मकाम पर भी मिलिट्री पुलिस वाले हेलमेट पहन रखे थे। राइफलों की बजाय वो दोनों पिस्तौल से मुसल्ला थे। मेरे देखते ही देखते वो 8-10 मील फी घंटा की रफ्तार से मोटरसाइकिलें चलाते हुए बाएं तरफ नजरों से ओझल हो गए। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि हमारा ये कयास खुशफहमी पर मबनी था कि रात होने पर प्लांट की निगरानी और पहरे का इंतजाम मरकजी फाटक और 4 दीवारी पर जाबजा मौजूद निगरान चौकियों तक महदूद हो जाता होगा। उसके बरक्स प्लांट की सिक्योरिटी के अमले की तरफ से न सिर्फ मोटरसाइकिलों पर शबीना गश्त जारी था, बल्कि गश्ती टीम के अरकान पूरी तरह मुस्तैद भी थे। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि इन मोटरसाइकिल सवार गार्ड्स की चुस्ती फुर्ती रात के इब्तिदाई हिस्से तक महदूद रहेगी। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इनका जोशो जज्बा ठंडा पड़ जाएगा। वैसे भी मेरे महदूद मुताले और तजुर्बे के मुताबिक इस तरह की ड्यूटी निभाने वाले अगर तवील अरसे तक किसी गैर मामूली सूरत हाल से 2-4 न हो तो उन्हें इस तरह की ड्यूटी रस्मी कार्रवाई लगने लगती है, और मां सिवाय इसके कि खतरा खुद उनके रूबरू आ जाए वो उसकी जुस्तजू खो बैठते हैं। मगर मैंने फौरन खुद को सरजनिश की। ये भी उसी तरह की खुशफहमी है जिसका अभी अभी तिया पांचा हुआ है। ऐसे में मेरे पास मजीद इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने वक्त गुजारी के लिए दूरबीन से मजीद मुशाहिदे के लिए राइफल की नाल का रुख दाएं तरफ मोड़ दिया। निस्बतन कम बुलंद इमारतों के एक मुंतशिर से सिलसिले के बाद इंतहाई दाएं जानिब कोई 2.5 फरलांग के फासले पर गालिबन बल्कि यकीनन होमीजे भाभा की आमाजगाह यानी रिसर्च लेबोरेटरी की इमारत दिखाई दे रही थी। वहाँ निस्बतन ज्यादा रोशनी हो रही थी। दाएं तरफ दफातर और रिहायशी इमारत थी, जबकि बाएं तरफ दूर तक निस्बतन छोटे पैमाने पर एटमी इमारत ही से मुशाबे इमारतें दिखाई दी। वहाँ मुझे ड्रमनुमा इमारत तो नजर नहीं आई, अलबत्ता 2 चिमनियां और पिछली तरफ पानी की बालाई टैंकी नजर आ रही थी। मैंने दूरबीन रिसर्च लेबोरेटरी की इमारतों पर बार बार घुमाकर नक्शा जहन में बिठाने की कोशिश की। फिर मेरी तवज्जो दाएं तरफ वाली इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर मरकूज हो गई। मैंने दूरबीन जूम करके गहरी नजरों से जायजा लिया।
रतन की तरफ से असलम को फराहम करदा मालूमात के मुताबिक होमी जे भाभा उन्हीं इमारतों में से किसी ऊपरी मंजिल पर मुकीम था। मैं दिल की गहराइयों से दुआ मांग रहा था कि मुझे किसी तरह उसकी झलक मिल जाए। ये ठीक है कि लगभग 500 गज के फासले से इतना दुरुस्त और बेखता निशाना लगाना मुश्किल था कि वो पहली ही गोली से मारा जाए, जबकि पहला निशाना खता होने के बाद उसका दोबारा जद में आना लगभग नामुमकिन होता। फिर इस दौरान में दूर मार राइफल की गोली चलने के जोरदार धमाके की गूंज मीलों मील तक सुनाई देती और एटमी प्लांट का तमाम सिक्योरिटी स्टाफ पागल कुत्तों की तरह मुझे ढूंढने निकल पड़ता और उस वक्त तक चैन का सांस न लेता जब तक मैं उनकी गिरफ्त में न आ जाता। मगर उसके ठिकाने का हतमी तौर पर पता लग जाता तो शायद बादज़ां उसे ठिकाने लगाने का मुनासिब मौका मिल जाता। मगर मेरी तमाम तर जुस्तजू बेसमर रही। मायूस होकर मैंने कोशिश तर्क कर दी। मुझे अब छत पर चढ़े रहना बेकार लग रहा था, लिहाजा मैं राइफल और छुरी समेत पहले निचली छत पर उतरा और फिर बांस की सीढ़ी के जरिए अहाते में पहुंच गया। गुप अंधेरे में वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर मैं अंदाजे से चलता हुआ इमारत के अकबी कोने से मुड़कर ड्राइवरों के ठिकाने तक पहुंच गया। अंदर छोटा सा कुमकुमा बदस्तूर रोशन था। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और एक बिस्तर पर जा लेटा। मैं कम से कम 1-1.5 घंटा वहीं ठहरे रहने के इरादे से आया था, मगर आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ था कि मुझे बेचैनी होने लगी। मुझे ये एहसास सता रहा था कि वक्त तेजी से गुजर रहा है और मुझे अपना मिशन मुकम्मल करने में जाने कितना वक्त लग जाए और उसके बाद जाने किन हालात का सामना करना पड़े। मैं जितनी जल्दी अपनी कार्रवाई शुरू कर सकूं बेहतर होगा। हो सकता है सिक्योरिटी के अमले की नजरों में आने से बचने के लिए साजगार वक्त का इंतजार एक बेवकूफाना गलती के अलावा कुछ न हो। बिलाखिर इस तरह बर्दाश्त से बाहर हो गया और मैं एक फैसले पर पहुंचकर उठ खड़ा हुआ। मैंने बिस्तर के सरहाने से एक दबीज तकिया भी उठा लिया था। राइफल शाने से लटकाए और छुरी हाथ में थामे मैं ड्राइवरों के ठिकाने के अकब की तरफ चल दिया। वहां भी गहरी तारीकी ने मेरा इस्तकबाल किया। अलबत्ता इतना जरूर दिखाई दे रहा था कि सामने ही अहाते की बैरूनी दीवार है। मैंने करीब पहुंचकर जायजा लेने की कोशिश की तो कदरे मायूसी हुई। वो दीवार कम से कम 10 फुट बुलंद थी। मैं किसी तरह भी ऊपर नहीं चढ़ सकता था। मैंने दफ्तर के अकब से सीढ़ी लगाकर दीवार के ऊपर चढ़ने का सोचा, मगर फिर ये ख्याल तर्क कर दिया। दीवार के दूसरी तरफ उतरने के बाद अगर मैं खुद को ऐसी जगह पाता कि जहां से निकलना मुश्किल होता तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। कुछ सोचकर मैं तेजी से अहाते की अकबी दीवार की तरफ बढ़ा। दीवार की जड़ में पहुंचकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो दीवार भी काफी ऊंची है, मगर अब मेरे लिए फिलहाल उस दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी राइफल और तकिया वहीं फर्श पर रख कर तेजी से इमारत की पिछली दीवार की तरफ बढ़ा और अंदाजे से बांस की सीढ़ी तक पहुंच गया। मैंने सीढ़ी दीवार से हटाकर दोनों हाथों से मुतवाजन अंदाज में लिटाकर थाम ली और फिर उसे ले जाकर अहाते की अकबी दीवार के साथ खड़ा कर दिया। मैंने इब्तिदा में बैरूनी हालात का जायजा लेने के लिए दीवार के ऊपर तक चढ़ने का फैसला किया। कुछ ही देर में सीढ़ी के दीवार से ऊपर कई फुट निकले बाजुओं तक पहुंच चुका था। मैंने एहतियात से बाहर झांका। वहां हर तरफ अंधेरा था, मगर ये अंदाजा लगाने में कोई मुश्किल नहीं हुई कि अहाते की दीवार से कोई 10-15 फुट हटकर छोटे बड़े दरख्तों और झाड़ियों का अच्छा खासा जंगल मौजूद है, जबकि दूरबीन से किए गए मुशाहिदे के मुताबिक उस जंगल के खत्म होते ही प्लांट की 4 दीवारी शुरू हो जाती है। वहीं 4 दीवारी पर कोई 60-70 गज आगे नजदीक तरीन निगरान चौकी मौजूद थी। हद निगाह तक जायजा लेने के बाद मैं सीढ़ी से वापस इमारत के अहाते में उतरा और राइफल शाने से लटकाकर और तकिया साथ लिए एक बार फिर दीवार के ऊपरी सिरे पर पहुंच गया। मैंने पहले तकिया दीवार पर रखा, फिर मैं खुद भी दीवार पर उतरा और दोनों तरफ पांव लटका कर बैठ गया। दीवार काफी बुलंद थी, मगर मैं बाजुओं के बल लटक जाता तो जमीन से मेरे पैरों का फासला बमुश्किल चंद फुट रह जाता और मैं थोड़ी सी कोशिश से बाआसानी जमीन पर उतरने में कामयाब हो जाता। मगर मैं ये सोचकर हिचकिचा रहा था कि नीचे उतरने के बाद अगर मुझे किसी हंगामी जरूरत के तहत या एक बार फिर वक्ती पनाह हासिल करने के लिए उस जगह वापस आने पर मजबूर होना पड़ा तो मेरे लिए उस दीवार पर चढ़ना मसला बन जाएगा। थोड़ी सी सोच विचार के बाद एक ऐसा तरीका मेरी समझ में आ गया जिसकी बदौलत मैं जब चाहता वापस उस ठिकाने पर वारिद हो सकता था। मैंने सीढ़ी का वजन जांचने के लिए उसके दोनों ऊपरी बाजू पकड़कर जमीन से उठाने की कोशिश की। वो काफी भारी थी, मगर मैं उसका बोझ उठाने में कामयाब हो गया। मैंने पूरी कुव्वत सर्फ करके उसे फजा में थोड़ा उछाला और फिर ऊपरी सिरे से 2-2.5 फुट नीचे से दोबारा पकड़ ली। उसके वजन से मुझे अपना तवाजुन बिगड़ता महसूस हुआ।
اس سے پہلے کہ میں دیوار سے لڑک کر اینٹوں کے پختہ فرش پر یا چار دیواری کے باہر جا گرتا یا گرنے سے بچنے کے لیے سیڑھی ہاتھوں سے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا، میں نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھال لیا۔ سیڑھی بدستور میرے ہاتھوں میں جکڑی فضا میں معلق تھی۔ کچھ دیر ٹھہر کر اپنا توازن مزید استوار کرنے کے بعد میں نے پہلے سے زیادہ سنبھل کر سیڑھی کو اوپر کی طرف اچھالا اور پھر دونوں ہاتھوں سے کوئی مزید 1.5 فٹ نیچے سے اسے تھام لیا۔ اس بار بھی مجھے توازن بگڑتا محسوس ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مرتبہ سیڑھی کے وزن نے خود مجھے اپنا توازن برقرار رکھنے میں مدد فراہم کی۔ مزید 3 مرتبہ یہ کرتب دہرانے پر میں سیڑھی کے وسط کو اپنی گرفت میں لینے میں کامیاب ہو گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ اب سیڑھی کو مزید اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں، اب میں اپنا مقصد بخوبی حاصل کر سکتا ہوں۔ میں نے احتیاط سے سیڑھی کو آہستہ آہستہ عمودی کی بجائے افقی رخ پر سیدھا کیا اور پھر اسے ترچھا کر کے دیوار کے دوسری طرف جھکانا شروع کیا۔ اب میں سیڑھی کو 1.5 فٹ کر کے اپنی گرفت سے آزاد کر رہا تھا۔ بالآخر سیڑھی دیوار کے اوپر سے گزر کر باہر زمین پر ٹک گئی۔ میں نے اسے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا اور پھر تکیے سمیت زمین پر اتر گیا۔ میری آنکھوں کو تاریکی سے پوری طرح ہم آہنگ ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ میں سیڑھی کو وہیں دیوار کے ساتھ لگا چھوڑ کر بلا توقف دائیں طرف آگے بڑھنے لگا۔ میں احتیاط سے قدم بڑھا رہا تھا کہ پتھر، اینٹ وغیرہ سے ٹکرا کر یا جھاڑی وغیرہ میں پاؤں الجھنے سے زمین بوس نہ ہو جاؤں۔ میں آگے بڑھتے ہوئے وقفے سے دائیں طرف چلتی دیوار بھی چھو لیتا تاکہ راستے سے دور بھٹکنے نہ پاؤں۔ اندازاً کوئی 100 گز آگے بڑھنے پر اچانک میرے دائیں طرف سے دیوار غائب ہو گئی۔ میں ایک دم ٹھہر گیا اور قدرے پیچھے ہٹ کر ایک بار پھر دیوار کو ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ یہاں سے دیوار دائیں طرف مڑ گئی ہے۔ اب مجھے کوئی 100 گز کے فاصلے پر بائیں طرف اچھی خاصی روشن سڑک بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس طرف بغور دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ میں ایک گلی کے درمیان میں کھڑا ہوں، یعنی دیوار کے موڑ سے کوئی 7 گز فاصلے پر ایک بار پھر کسی احاطے کی دیوار شروع ہو جاتی تھی۔ میں فوراً ہی نیم تاریک گلی میں مڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا گلی میں اجالا بڑھنے لگا۔ سامنے سڑک کے پار لگ بھگ 1.25 گز دور دوسرے ری ایکٹر اور اس سے منسلک عمارتوں پر جگمگاتے قمقموں کی کافی روشنی وہاں تک پہنچ رہی تھی۔ اگر کوئی ان عمارتوں سے دوربین کے ذریعے اس طرف کا جائزہ لے رہا ہوتا تو میں بآسانی اس کی نظروں میں آ جاتا اور کچھ ہی دیر میں کہانی ختم ہو جاتی۔ سڑک کو قریب پا کر میں نے اپنے قدم بے آواز کر لیے اور اپنا بیریٹا نکال کر اسے گولی چلانے کے لیے تیار کر لیا۔ گلی کے سرے پر پہنچ کر میں نے احتیاط سے بائیں طرف والی دیوار کے کونے سے بائیں طرف جھانکا۔ مجھے وہاں دور تک جاتی سڑک نظر آئی۔ دائیں طرف واقع ری ایکٹر کی عمارات کے بعد مجھے ایک وسیع خالی قطع دکھائی دیا۔ اس سے آگے آگے رفتہ رفتہ تاریکی کا مکمل راج نظر آ رہا تھا، جبکہ سڑک کے دائیں طرف تا حد نظر کم بلند عمارتوں کی بیرونی دیواریں اور غالباً پھاٹک اور دروازے بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ مجھے موٹر سائیکل سوار گارڈز کی جوڑی کہیں نظر نہ آئی، مگر میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ دونوں کسی بھی وقت واپسی کے پھیرے پر آ سکتے ہیں اور ان کی اچانک آمد پر میں بآسانی ان کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں بائیں طرف چلتی عمارتوں میں سے کسی میں گھس کر خود کو چھپانے کی کوشش کر سکتا ہوں، مگر ضروری نہیں کہ مجھے عین وقت پر کوئی دروازہ یا پھاٹک کھلا مل جائے، جبکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ تمام عمارتیں واقعی انسانوں کے وجود سے خالی ہوں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سڑک پر چلنا ہر لحاظ سے خطرناک ثابت ہوگا۔ بہتر یہی ہوگا کہ میں اسی راستے پر آگے بڑھوں جہاں سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس خیال پر یکسو ہونے کے ساتھ ہی میں واپس پلٹا اور تیزی سے گلی کے آخری سرے کی طرف بڑھنے لگا۔